Hello, students. How are you? Hope in good health. So, let's start with Chapter 1, 12th Standard Chemistry Solutions. आज हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को एक साथ कंप्लीट करने का सो आप इजीली एग्जाम के लिए इससे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशंस इन वन शॉट. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है दो और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का. मतलब अगर हम कह रहे हैं सोल्यूशन है तो उसमें दो चीजें होंगी. एक है हम कह सकते हैं सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूट. सॉल्वेंट मतलब वो सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट मतलब वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में है. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? इट इज अ बाइनरी कैन से दैट सोल्यूशन जिसमें दो पार्ट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. अब सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन. सोल्यूशन है तो हम कहेंगे कि वाटर है वो सॉल्वेंट है, और शुगर या सॉल्ट है वो उसके अंदर क्या है आपका, दैट इज योर सॉल्यूट पार्ट. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. ये जो सोल्यूशन है इसके कितने टाइप्स है? वी कैन से कॉमनली तीन टाइप्स है: सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैशियस सोल्यूशन. अब देखिए, जो भी इनके नाम से हम इसको हम इसे पॉइंट आउट करें कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, तो जो उसका यू कैन से दैट सॉल्वेंट है ना, वो यही होगा. सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा, लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, गैसियस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा. और सॉल्यूट है वो उसके चेंज होते रहेंगे. अब देखिए, आप सॉलिड सोल्यूशन में गैस इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, एंड हियर यू कैन से दैट यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है. यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यहाँ पे गैस लिखा है बट इट वुड बी सॉलिड, मतलब तीनों टाइप सॉलिड के अंदर हो सकते हैं. सेम मैनर लिक्विड सोल्यूशन है तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड. अगर आपका गैसियस सोल्यूशन है तो सेम मैनर, गैस आपका सॉल्वेंट है, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस. ये जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेटा इनके एग्जांपल्स भी हैं और ये आपके एमसीक्यूज में इसमें से बहुत बार क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं. Okay, so we have seen these are the types of solution: gaseous solution, liquid solution and solid solution. अब आप इनके एग्जाम्पल्स चेकआउट कीजिए. देखिए, गैसियस सोल्यूशन है मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट है वो गैस है, तो गैस इन गैस है तो एयर है, oxygen and nitrogen. You know that air, it is a mixture of different gases and dust particle and even moisture also. फिर लिक्विड इन गैस है तो क्लोरोफॉर्म है, अगर आप नाइट्रोजन में उसमें मिक्स हो जाता है तो वो लिक्विड इन गैस है. सॉलिड इन गैस, कैम्फर है ना, नाइट्रोजन के अंदर अगर मिक्स हो जाता है तो वो आपका यू कैन से दैट इस तरह का दैट वुड बी योर सॉलिड इन गैस हो जाएगा. अब बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन, जहां पे आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है. ऑक्सीजन इन वाटर, दैट इज दैट कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को पानी में से गिल्स के थ्रू या लंग्स के थ्रू, जैसे फ्रॉग है वो ले लेता है. तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड, अगर आप इथेनॉल को पानी में डालते हैं तो वो आपका लिक्विड सोल्यूशन है. सॉलिड इन लिक्विड तो ग्लूकोज को, या आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, यू कैन चेक आउट ग्लूकोज इन वाटर, मतलब शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन. तो आप लिक्विड सोल्यूशन के अंदर वो एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशन, जहां पे आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड है. हाइड्रोजन इन पैलेडियम, mercury in sodium, copper in gold. So these are the examples of different types of solutions. And maximum time MCQs are framed out from this topic. Now, ways of expressing
कॉन्सेंट्रेशन। हमने अब सॉल्यूशंस तो पढ़ लिया है, उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर आपने कोई भी चीज मान लो चीनी है या नमक है पानी में डाल दिया है, हम एक लेमैन की लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं ना कि भाई ये हमने एक ग्लास बनाया है या एक चम्मच डाला है। बट हाउ वी कैन, अगर हम लैब में या केमिस्ट्री में इस बारे में बात करते हैं तो हम कौन से एक्सप्रेशंस यूज करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशंस को बताने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूट है विच इज डिजॉल्व इन योर सॉल्वेंट, दैट गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन। सो हियर यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सप्रेशंस भी हैं एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो इन एक्सप्रेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ppm, दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। और ये है सब आपके, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका ये जो वैल्यूज हैं इनके अंदर वो चेंज हो जाएंगी। वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी। ओके, अब इन हम एक्सप्रेशंस को वन बाय वन वी विल चेक इट आउट। मास परसेंटेज, हियर यू कैन चेक इट आउट W by W, मतलब क्या हुआ, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। जो भी आपका कंपोनेंट है आप ऐड कर रहे हो आपके सोल्यूशन में, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका solvent plus your solute and multiply by 100। आप यहाँ पे एग्जाम्पल चेकआउट कर सकते हैं। 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में, 90 ग्राम ऑफ वाटर में है। मास परसेंटेज क्या है, वेट है सॉल्यूट का पर 100 यूनिट्स ऑफ द सोल्यूशन। अब वॉल्यूम परसेंटेज आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 10% अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं ना कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ml होगा इथेनॉल कितने में, 90 ml ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट एंड हियर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपका कितना हो जाएगा, इधर टोटल वॉल्यूम हो जाएगी आपका 100। फिर बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नाउ हियर मास बाय वॉल्यूम मतलब W अपॉन V, तो मास ऑफ द सोल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, 23% दैट इज योर W बाय V, ग्लूकोज सोल्यूशन है ना, ग्लूकोज है तो ये सॉलिड सोल्यूशन मींस 23 ग्राम ग्लूकोज आप क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं कितने वॉल्यूम में, 100 ml ऑफ द वाटर। अब ये जो यूज होता है ये मेडिसिन और फार्मेसी इंडस्ट्री वहां पे यूज होती है, इस तरह का फॉर्मूला है या इस तरह का यू कैन से दैट एक्सप्रेशन है टू डू द कैलकुलेशन। पार्ट्स पर मिलियन ppm, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of parts of all the components in the solution multiplied by 10 to the power 6, क्योंकि ये क्या है, पर मिलियन है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन में आप ए और बी दोनों का मोल्स मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मोल फाइंड आउट करते हो। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो यहाँ पे ए that is equals to Na upon मतलब number of moles, Na plus Nb, that is of your both the components। अगर B का फाइंड आउट कर रहे हो तो Nb upon Na plus Nb, और that is A plus B that is equals to 1। ये जो हम ये एक्सप्रेशन है इसको हम आगे यूज करेंगे हमारे डेरिवेशन में भी।
अब बात करते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी मतलब क्या? डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि प्रैक्टिकल्स में, जहां पे टाइट्रेशन में आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ योर गिवन एसिड बेस्ड सोल्यूशन, जिसका भी आपको टाइट्रेशन में एग्जाम्पल में दिया होता है। तो m is equals to number of moles of the solute divided by total volume of the solution in liter. इसका मतलब क्या हुआ? अब this you can say number of moles of the solute अगर find out करना है तो हमें पता है given mass upon your molar mass. Okay, so here total volume that would be in your liter. Okay, so in this manner we can find it out the expression, or you can say the value of the molarity of given substance. बात करते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे लीटर में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे kg की बात करेंगे। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो सब जगह हम बात कर रहे हैं। उसके बाद मास ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूशन की बात नहीं होगी, सॉल्वेंट की बात होगी इन द kg। सो व्हाट expression we are writing for it? Mass of the solute multiplied by 1000 divided by molar mass of the solute multiplied by mass of the solvent in grams. With the help of this formula, we can find out the molality in given question. अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर हमने कोई भी सब्सटेंस, मतलब आपने कोई भी सॉल्यूट लिया है, उसको आपने अगर सॉल्वेंट में ऐड किया है तो वो सॉल्युबल होगा। तो इस डेफिनेशन को हम कैसे कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है? इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कितना उसके अंदर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं polar solutes dissolve in polar solvent, non-polar dissolves in non-polar। ये हमने पढ़ा ही हुआ है कि polar solute solvents क्या होते हैं, non-polar। तो हम बात कर सकते हैं कि जो पोलर है वो डिसॉल्व होंगे पोलर के अंदर, जो नॉन पोलर है वो बात कर होंगे डिसॉल्व इन द नॉन पोलर यू कैन से सॉल्यूट। जैसे कि नॉन पोलर आपका यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, ये एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। इधर यहाँ पर भी सेम मैनर, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे बेंजीन है उसमें डिसॉल्व होगा, हमारा जो पोलर है सॉल्वेंट है वाटर है, उसके अंदर पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो डिसॉल्व होंगे आपके नॉन पोलर यू कैन से सॉल्वेंट में। अब आपको पता ही है solute plus solvent gives you solution। अगर if the dissolution process is endothermic, तो ये क्या होगा? आपका solution का जो you can say that enthalpy है, that would be greater than 0। Solubility should increase with the rise in temperature, क्योंकि endothermic है तो आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर dissolution process exothermic है तो दैट इज योर एंथैल्पी फॉर योर चेंज इन, दैट इज योर सोल्यूशन की जो होगी ये एंथैल्पी, वो क्या होगी? 0 से कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज होगा। और प्रेशर का डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। प्रेशर का इनके ऊपर सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं हेनरीज लॉ। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, बट अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है, और इसके एप्लीकेशन है जो एग्जाम में 2 मार्कर या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस
in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. हेनरीज ने क्या कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी गैस को अगर सॉल्युबल कर रहे हो आप लिक्विड में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जितना प्रेशर होगा गैस का उतना ही वो सॉल्युबल होगी। या आप ऐसा कह सकते हो कि partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. और इस एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कहेंगे P is directly proportional to your, you can say that mole fraction. अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने that is P is equals to KH and multiply by your mole fraction. And what is KH? KH is the Henry's law constant. सो होप दिस इज क्लियर। एग्जाम में आपको ये लॉ भी लिखना होता है और साथ में इसका एक्सप्रेशन। दिस इज योर हेनरीज लॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। एंड स्लोप, जो ये स्लोप है इसकी वैल्यू इक्वल्स टू योर के एच, दैट इज योर हेनरीज कांस्टेंट। अब ये एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहाँ यूज होता है? हम सब सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, तो CO2 जो डिजोल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हमने वही तो पढ़ा है कि डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है प्रेशर किसके होगा? मोल फ्रैक्शन के होगा। इट इज पार्शियल प्रेशर है, किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, तो बॉटल को सील किया जाता है अंडर द हाई प्रेशर। बेंज इन स्कूबा डाइवर्स, ये भी है, आपको पता है जो डाइवर्स होते हैं ना, पानी में जाते हैं वो करने के लिए, तो वो लोग क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन। तो जो भी करते हैं मतलब इनहेल, वाटर भी अंदर चला जाता है, तो उसके साथ साथ क्या है, उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन है वो भी ज्यादा चला जाता है। अब जैसे ही वो पानी के बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन भी बाहर निकलता है, तो उसके प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उनके अंदर क्या आ जाते हैं? बेंड्स। तो इन सब से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं, जिसके अंदर एयर होती है ना, जो भरा जाता है ऑक्सीजन, इट्स उसके अंदर आपको मतलब आर्गन है और अदर गैसेस में मिक्स्ड किया जाता है, ताकि उनको ये जो प्रॉब्लम्स है बेंड्स के, ये ना हो। ओके, उसके बाद एनॉक्सिया, दैट इज लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द, यहाँ पे ब्लड है, of the mountaineers or people living in the high altitude. This is also due to the application of Henry's law. अब बात करते हैं रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। यहाँ पे आपके दो रॉल्स लॉ है, एक तो ये हम बात कर रहे हैं वोलेटाइल कंपोनेंट, और एक रॉल्स लॉ की बात करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अब देखिए रॉल्स लॉ क्या है। ये स्टेट करता है कि सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब जो लिक्विड्स वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाते हैं, है ना, जैसे कि पेट्रोल है, तो जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का है सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। अगर दो कंपोनेंट्स है, बाइनरी है, तो PA है वो किसके इक्वल्स टू होगा? PA नॉट X से, दैट इज योर ए भी कह सकते हैं इसको। PA naught क्या है? Vapor pressure of pure component of A. Same manner PB. That is also PB naught. That is your XB, Xi भी कहते हैं इसे। PB naught क्या है? Vapor pressure of pure component of B. अब जो total pressure है वो तो इन दोनों का addition होगा, PA plus PB। अब इनका expression लिख देना है, PA और प्लस PB का यू कैन राइट द एक्सप्रेशन, और उसके बाद उसमें से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A एंड B। और एक बात और, हमें एक चीज हमने ऑलरेडी देख ली है कि PA प्लस PB दैट इज इक्वल्स टू 1, हमने वो भी पहले आगे देख लिया है। अब यहाँ पे आप यू कैन चेक इट आउट हियर,
Rawls law for another, that is your non-volatile, you can say that component. अगर component B वो non-volatile है, it cannot give any contribution to the total pressure of the solution, तो वो कोई भी contribution नहीं देगा. तब उस केस में क्या हुआ, PA plus PB है, तो दूसरा वाला तो volatile है ही नहीं है ना, तो यहाँ पे P that is A plus that is a 0. अब PA का expression हमें लिखना है, P not A 1 minus your X that is xi B. अब delta P divided by, इसको अरेंज कर रहे हैं, P not A that is equal to xi B. That is for non-volatile solute. Rawls law states that relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. ये जो है non-volatile, ये colligative properties के अंदर आता है. बहुत डिटेल में इसका एक्सप्रेशन टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है आपको. You can NCERT की टेक्स्ट बुक अगेन I want to repeat one thing. NCERT की टेक्स्ट बुक का पेज आपको एक आपको उसको एक लाइन को अच्छे से करना है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल होता है और बोर्ड में भी. अब बात करते हैं आइडल सॉल्यूशंस की. वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं. अगर ऐसा है तो डेल्टा V मिक्सिंग 0 हो जाएगा, डेल्टा H मिक्सिंग 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है ना बिटवीन A एंड A, मतलब जो भी आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू A और B, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर. अब इसका एग्जाम्पल आप देखें, solution of n-hexane and n-heptane, solution of bromoethane and chloroethane, solution of benzene and toluene. आप इस ग्राफ को भी चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज अ ग्राफ फॉर योर, यू कैन से आइडल सोल्यूशन के लिए ये हमारा ग्राफ है. एंड फॉर योर, यू कैन चेक इट आउट फॉर योर रॉल्स लॉ ऑल्सो. तो ये ग्राफ भी बहुत बार ड्रॉ करने के लिए आपको दिया जाता है. आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं P नॉट A, P नॉट B, क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे. एंड देन दिस इज P टोटल PA प्लस PB. सो हियर दिस वुड बी यूजफुल. तो जब भी ड्रॉ करने की जरूरत हो तो आप इसको कर सकते हैं. अब यहाँ बात करते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन. आइडल सोल्यूशन देख लिया, जो क्या करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है. नॉन आइडल सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. अब रॉल्स लॉ के लिए जो ग्राफ है ना, अगर हम बात करते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो सारी जो वैल्यूज है वो रॉल्स लॉ से यू कैन से दैट ऊपर ग्राफ की वैल्यूज है वो ज्यादा दिख रही है इससे. तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा V मिक्सिंग greater than 0, delta H mixing that would be greater than 0. Example, mixture of cyclohexane and ethanol. बेटा इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं वो प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको MCQs में इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली आप क्या कर सकें, उसे लिख सकें. अब ये देखिए नॉन आइडल सोल्यूशन जिसमें शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये आपका रॉल्स लॉ से है. आप यहाँ ग्राफ में चेकआउट कर सकते हैं. नेगेटिव डेविएशन है, देखिए यहाँ पे दिस यू कैन चेक इट आउट. दिस लोब इट हैज मेड, दिस इज आल्सो शोज अ नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये हैं आपकी लाइंस है, दिस आर फॉर योर रॉल्स लॉ. सो इसका मतलब डेल्टा V मिक्सिंग वो क्या है, दैट वुड बी, यू कैन से दैट लेस देन 0. Delta H mixing, that is also you can say that less than 0. Example, mixture of acetone and chloroform. यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं. देखिए आइडल मिक्सिंग क्या है, जहां पे आपको सब चीज दिख रहा है कि डेल्टा V एंड डेल्टा H दैट वुड बी 0. अगर नेगेटिव डेविएशन है ना, तो फिर क्या होगा, जो डेल्टा H मिक्सिंग है वो उससे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, आपकी 0 की. पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी, यू कैन से more than 0. Okay, so in this manner you can, और A और B इंटरेक्शन क्या है, A और B जो इंटरेक्शन है वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है. तो पॉजिटिव डेविएशन है तो यहाँ पे वीक इंटरेक्शन दिखा रहा है, और नेगेटिव डेविएशन है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है.
अब बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ योर, यू कैन से दैट सॉलिड। सॉलिड का नेचर है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि नंबर, अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, उससे लेना देना है। उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब जो भी अब वैल्यूज हम देखेंगे, जो भी हम एक्सप्रेशंस देखेंगे, एक तो हमने पहले भी बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये है जो रॉल्स लॉ है, यहाँ पे आप पढ़ोगे रिलेटिव लोअरिंग। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद आ जाता है elevation of boiling point of the solvent, that is denoted by delta TB. Depression of freezing point of the solvent, delta TF. Osmotic pressure of the solution denoted by pi. तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आपके आ जाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। नाउ लेट्स टेक इट आउट वन बाय वन। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। आप देखिए, जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में, तो अब जो प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा वो एक ही का कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो फिर जो वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, that is denoted by delta P upon P naught A is equals to xi B. अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, डेल्टा P is equals to P naught multiplied by xi B. अब हम कह सकते हैं डेल्टा P is directly proportional to your xi here, that is B. So here the thing it is clear to you. और इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ योर वेपर। अब देखिए रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास। According to Rolle's law, relative lowering of the vapor pressure, that is equals to mole fraction of the solute. अब ये आपका एक्सप्रेशन है डेल्टा P अपॉन P नॉट A is equals to xi B, और xi B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है। अब इसके हमें क्या कर देनी है? वैल्यू पुट कर देनी है। xi B है तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हियर सब्स्टिट्यूटिंग मोलालिटी इन द अबव इक्वेशन, डेल्टा P अपॉन P नॉट A is equals to WB multiplied by MA divided by WB multiplied by WA. So in this manner, here we can calculate the relation between, and we can express the relation between lowering of vapor pressure and molar mass. अब बात करते हैं another property जो elevation of boiling point है, जो denote किया जाता है डेल्टा TB से। अब what is this? This is the difference between the boiling point of the pure solvent and that of the solution. उसी को क्या कहा जाता है? Elevation of boiling point. यहाँ पे आप इस ग्राफ के अंदर you can check it out. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं here vapor pressure, temperature. देखिए ये आपका this is of your pure solvent और ये आपका solution है ना? ये द सॉल्वेंट का और ये सोल्यूशन का। तो अब यही जो चेंज है डेल्टा टी बी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन है। किसमें है? बॉइलिंग पॉइंट में। और ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द मोलालिटी, नॉट टू द मोलारिटी। अगेन आई एम emphasizing on this point here in elevation properties. Elevation means of boiling point and depression in freezing point, you are using molality, small m. So what you can say that delta TB is equals to this your proportionality. You can just remove it with the help of KB. इसको हम मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी, और KB को हम क्या कहते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, KB इज नोन एज। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। अब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये आपका एक्सप्रेशन है। यहाँ पे मोलालिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मोलालिटी। यहाँ पे देख सकते हैं WB मल्टीप्लाई बाय 1000, MB मल्टीप्लाई बाय WA। हमें पता ही होता है कि अगर N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या लिखना होता है? मोलर, दैट इज योर गिवन मास अपॉन योर मोलर
मास। तो इन दिस मैनर अब यहाँ से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम देख रहे हैं कि वो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बाय रीअरेंजिंग योर इक्वेशन। और बेटा ये आपका एक्सप्रेशन इतना ही आपको, और थोड़ा और आगे जो आपको इस स्लाइड में भी दिखाया है, ये सारा आपका आ जाता है किसके अंदर, for your derivation purpose also. अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, अगेन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज अबाउट योर सॉल्वेंट एंड योर इन सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, यहाँ पे यू कैन चेक इट आउट। दिस इज फॉर योर लिक्विड जो सॉल्वेंट है प्योर, एंड दिस इज यू कैन प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज योर सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे वैल्यू में क्या आ रहा है, यू कैन से डिक्रीज आ रहा है, एलिवेशन नहीं है ना। अब हम बात करें डिप्रेशन, तो डेल्टा टी एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब अगेन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू कैन जस्ट उसको आप के एफ से लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी, और इस के एफ को दैट इज नोन एज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज यूनिटी। ओके, अब इसी एक्सप्रेशन में आपको m की मोलालिटी की वैल्यू पुट करनी है, WB multiplied by 1000 upon MB multiplied by WA. So this expression in the same manner you can calculate the mass for your what solute. और ये आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी इनके ऊपर बेस्ड आएगा, एक दो वैल्यू दी गई होंगी और आपको कैलकुलेट करना है। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के बारे में हम सबने सुना ही हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट, इफ अ सॉल्वेंट and solution are separated by a semi permeable membrane, तो जो solvent molecules हैं वो flow करेंगे through the membrane from pure solvent to the solution. प्योर मतलब क्या हुआ, जहां पे कम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उस तरफ ये जाएंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, दैट विल फ्लो फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन टू द प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। और ये आपकी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आपको एक्सेस प्रेशर डालना पड़ेगा, और उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको प्रेशर दैट इज पाई हियर डिनोटेड बाय पाई, तो दैट इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. Up here, you can check it out. Molar mass and osmotic pressure. Pi is directly proportional to C multiplied by T. C क्या है आपका, concentration है, multiplication का sign है यहाँ पे, और here you can that C है, तो हमें उसे that is N, हम देखते हैं यहाँ पर उसका value C N B upon that is C को हम that is n means RT that we can express this. यहाँ पे C के लिए हमने इस फॉर्मूले को NB upon V multiply by R और T here it is given. NB को कैलकुलेट करना है तो WB upon MV, और इस सेम मैनर में हम मास है वो सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो पाई इज इक्वल टू सी आर, ये आर है यहाँ पे सी आर टी, और सी के ये आर है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने हटा दिया है तो हियर वी कैन राइट पाई इज इक्वल्स टू दिस योर एन बी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय आर टी, और यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को डालेंगे तो हमारा इजीली एन बी की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट इट। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। दो सोल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है गिवन टेम्परेचर पे,
उनको कहते हैं आइसोटोनिक। pi1 इज इक्वल्स टू pi2, मतलब आप फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं ना, W1/m1 इज इक्वल्स टू W2/m2, जो हमारे मास है सॉल्यूट के, तो वो अगर बराबर हैं तो हमारा क्या हो गया, आइसोटोनिक। अगर बिटवीन टू सॉल्यूशंस एक का हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। And having a lower osmotic pressure is called the hypotonic. Higher है hypotonic, lower है hypotonic. रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ये हम सबके घरों में या तो एक्वागार्ड होता है या आरओ होता है। तो अब आरओ में हमें क्या मिलता है, वी आर गेटिंग अ प्योर वाटर। तब उसमें होता क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ, हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट है वो, प्योर सॉल्वेंट के जो भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस करना है, मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है कैन बी रिवर्स्ड। एक्सक्यूज मी, इफ अ प्रेशर लार्जर देन द, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, हमने ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया है, अगर हमें नहीं करवाना ऑस्मोसिस, अगर उससे ज्यादा आप प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे, टू द सोल्यूशन साइड, तब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी चेकआउट कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन द डिसैलिनेशन ऑफ योर सी वाटर। सी वाटर से पानी लेने के लिए, क्योंकि सॉल्ट वाटर है तो उससे पानी को निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये बहुत यूज होता है। इवन हमारे घरों में जो फ्लैट्स में बोर वाटर जिनमें आता है, वहां पे आरओ की जरूरत पड़ती है, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर। तो ये आप यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को आप अप्लाई कर रहे हैं। On which side? On the solution side. You can check it out. Pressure, it is greater than your osmotic pressure with the help of this. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर। अब बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस की। दिस इज, ये आपको यहाँ से वेंटो फैक्टर भी मिलेगा, जो हम डिनोट करेंगे आई से। अब एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब हुआ, व्हेन वी डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेथड, इट विल बी हायर, या तो वो ज्यादा होगा या लोअर होगा, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। और इसी को क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास। अब आप मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग, दीज ऑल, इनके थ्रू अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या तो वो ज्यादा होगी या कम होगी, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। तो दिस इज कॉल्ड योर एबनॉर्मल मोलर मास। और ये किसकी वजह से होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। किसका एसोसिएशन, किसका डिसोसिएशन, जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके सोल्यूशन में है, उनका एसोसिएशन और उनके डिसोसिएशन की वजह से। अगर एसोसिएशन टेक प्लेस करेगा तो मोलर मास इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एसिटिक एसिड अंडरगो डायमराइजेशन इन द बेंजीन। आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 120 इंस्टेड ऑफ 60। अगर आप यहाँ पे ये देखो, दिस इज मोनोमर, दिस इज डायमर, मतलब दोनों ज्वाइन हो गए हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन गया इनके बीच में, है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस यू कैन चेक इट आउट, एसिटिक एसिड है और ये डायमर है, दोज आर योर नॉन पोलर। अब यहाँ पे सेम यू कैन चेक इट आउट, डिसोसिएशन टेक place, molar mass decreases, KCl in water, KCl gives you K plus and Cl, यहाँ पर उसका डिसोसिएशन हो रहा है। अब इसको डिनोट करते हैं वेंटो फैक्टर आई से, इसका दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास जो आपके पास कैलकुलेटेड है, और दूसरा जो आपने एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब दिस इज योर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दिस इज योर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर दिस आपकी
आई की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 1, तो कुछ भी ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, मतलब ज्यादा आपके पार्टिकल्स बन रहे हैं ना। इफ आई इट इज आई की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन और यू कैन से 1 तो डिसोसिएशन है, इफ इट इज लेस देन 1 तो देन इट वुड बी योर एसोसिएशन। आपने इस चैप्टर में जितने भी इक्वेशंस डेरिवेशंस देखे हैं और उनसे जो हमने इक्वेशंस डिराइव किए, अब इंकर्शन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वो इक्वेशंस का मॉडिफिकेशन हो जाता है। दिस इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका एक्सप्रेशन है। दिस इज आपका क्या होता था, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी, और उसके आगे आपको क्या यूज करना है, आई मल्टीप्लाई बाय योर एन बी अपॉन एन ए। दिस इज योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम, उसके आगे भी आपको आई। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पाई इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय एन बी, दैट इज आर टी अपॉन बी। मतलब ये क्या था, जो आपका पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किसका था, दैट इज यू कैन से दैट हमने इक्वल्स टू किया सी टी, तो वो आपके एक्सप्रेशन की ये आपकी वैल्यू है। सो इन दिस manner, students, we have completed this chapter. Hopefully things are clear to you. मैंने कोशिश किया कि पूरे इस चैप्टर को, चैप्टर 1 को, आपके 12th स्टैंडर्ड का जो सोल्यूशन है, कि एक ही शॉर्ट में एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको इस चैप्टर में से डिटेल कोई टॉपिक का एक्सप्लेनेशन यू रिक्वायर, देन लेट मी नो। सो प्रिपेयर कीजिए। आप इस पूरे वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और आपको उन टॉपिक्स में से क्या-क्या चीजों को डिटेल में पढ़ना है। अगेन आई विल रिपीट वन थिंग कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज कहो आप या टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करें, वेदर यू आर इन सीबीएसई बोर्ड, वेदर यू आर इन एनी स्टेट बोर्ड, सबके लिए, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों ने इस साल नोट किया होगा, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के ऐसे ही थे जो डायरेक्ट, इवन केमिस्ट्री में भी डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए गए थे। तो होप you will just try to follow my instructions and prepare properly. So thank you, students. Take care of your health also. Bye. See you.